Hello everyone, this is Pankaj Chauhan again. I welcome you all in this platform. So आज हमारे गेस्ट हैं एक ऐसे शख्स जिनकी स्टोरी काफी इंस्पिरेशनल है। मैंने उनकी सुनी जब स्टोरी तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ऐसा भी पॉसिबल होता है। तो आज हमारे गेस्ट है मिस्टर मितुल कुमार। सबसे पहले मैं उनका वेलकम करता हूँ। हेलो मितुल। हेलो पंकज भैया। हाउ आर यू? एवरीथिंग इज फाइन। हाउ आर यू? आई एम ऑल्सो गुड। एक्चुअली मैं बता दूं अपने व्यूअर्स को आपके बारे में थोड़ा सा कि इन्होंने गेट 2021 मतलब 2021 में ऑल इंडिया रैंक 58 स्कोर किया है, जो कि बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। और अब मैं इनके बारे में बताऊंगा तो आप भी थोड़ा शॉक हो जाएंगे जो आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं कि इन्होंने कैसे ये अचीव किया है ना। इट्स अ वेरी इंस्पिरेशनल, लिटरली मैं बोल रहा हूँ। आप जरूर देखना इस वीडियो को पूरे एंड तक। तो मितुल, इस वीडियो का जो मोटो है बेसिकली वो ये है कि जो अपने स्टूडेंट्स हैं, जो अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं, जो जूनियर्स हैं आप लोगों के, तो उनके बारे में थोड़ा सा उनको थोड़ा सा रियल इन्फॉर्मेशन मिले, रियल चीजों से थोड़ा सा अवगत हो और एक मोटिवेशन मिले उनको कि भाई कैसे चीजें अचीव की जा सकती हैं, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं लाइफ में, और उनके सामने जो उनके रास्ते हैं थोड़े क्लियर हो। दिस इज द बेसिकली मोटो, राइट? ओके तो एक्चुअली इस वीडियो में हम क्या करेंगे, आपके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, फिर आपकी जर्नी, जो आपने मेहनत, आपकी डिफिकल्टी, आपकी टिप्स, आपकी स्ट्रेटेजी, सब चीजों के बारे में एक एक करके जानेंगे और फिर हम इस वीडियो मीटिंग को एंड करेंगे। राइट। ओके तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन बता दीजिए। मैं एक बार फिर बता दूं अपने व्यूअर्स को कि इनका ऑल इंडिया रैंक 58 है, जो कि बहुत ही बड़ी बात है और ये मैकेनिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं, राइट? तो प्लीज अपना इंट्रोडक्शन बताइए। हेलो एवरीवन, my name is Mitul Kumar. I belong to Gumla, Jharkhand. Right. And I did my secondary schooling from Gumla. Okay. DAV Public School. And then I moved to Ranchi to complete my senior secondary schooling from DAV Public School, Kadru, Ranchi. Okay. And then in the same year, I got admission to IIEST Sipur in Howrah. Okay. The Department of Mechanical Engineering. And I completed my graduation in the year 2020. ओके सो बेसिकली मैं बता दूं, थोड़ा व्यूअर्स को समराइज कर दूं कि ये मैकेनिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं और दूसरा इनका जो अंडर ग्रेजुएशन हुआ है वो मेरे ही कॉलेज से हुआ जहां से मैंने मास्टर्स किया, आईएसटी सिद्धपुर, जो कि बहुत अच्छा कॉलेज है। उसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे मितुल से थोड़े से देर बाद। और इनका ये जो बिलोंग करते हैं झारखंड से है और इनकी बेसिकली मैकेनिकल फील्ड है और इन्होंने बिना कोचिंग के अपने कंटिन्यूअसली तैयारी करते हुए खुद से इन्होंने ऑल इंडिया रैंक अपना 58 लिया है, ठीक है, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। अब इनकी स्टोरी हम जानते हैं धीरे धीरे करके। हाँ तो मितुल बताइए, आपकी जर्नी स्टार्ट कैसे हुई? जैसे आपने कब लगा कि मैं मतलब काफी कुछ कर सकता हूँ लाइफ में, या फिर आप एक बार स्टार्ट कीजिए आपका 10th या 12th जो भी आप बताना चाहें कि बताइए कि आपका स्टार्ट कहाँ से हुआ कि आपको लगा कि मैं ये चीज में अच्छा कर सकता हूँ इस फील्ड में। तो भैया जैसे स्टार्ट हुआ था क्लास 8 के बाद। ओके। तो जैसे क्लास 9th और 10th में मेरे मार्क्स अच्छे आए थे एज कम्पेयर टू 8, 7 प्रीवियस क्लासेस। तो उसके बाद लगा कि मतलब पढ़ाई में भी अपना इंटरेस्ट आ रहा है। फिर मैंने जेई मेंस वगैरह का तैयारी रांची जाके किया था। और वहीं से 11th 12th भी कंप्लीट किया। और फिर जब एडमिशन मिला IIEST में, फिर वहाँ सेकेंड ईयर से मैंने गेट का तैयारी किया, क्योंकि 2015 और 2016 वो वक्त था जब बहुत सारे PSU गेट से एडमिशन, गेट से रिक्रूटमेंट किया करते थे। राइट। तो तुम्हें जाके तो जो तुम्हें जाके सेकेंड ईयर में जाके पता चला कि ऐसी कहानी है, ऐसा पूछा, तो वहां से तुम्हें एक स्पार्क मिला कि भाई मुझे ये सब करना है, राइट? हाँ, जो मतलब गवर्नमेंट सेक्टर में अगर घुसना है तो PSU ही बहुत बेस्ट ऑप्शन है और हम यूज करते हैं गेट से। तो सेकेंड ईयर से ही एम रहा था गेट में अच्छा मार्क्स लाने का, ताकि किसी पब्लिक सेक्टर ONGC, महारत्ना, नवरत्ना, ये मिनी रत्ना में कहीं पे सिलेक्शन हो जाए। राइट। तो ये सब एक छोटा सा कहानी था कि इनका हुआ कैसे, इनको पता चला कि गेट में जाने से क्या क्या होता है। बट मैं उससे पहले थोड़ा सा इनके फैमिली बैकग्राउंड और इनकी जो जर्नी थी वहां कहाँ से क्या स्टार्ट हुआ उनके बारे में बताना चाहूंगा। मुझे जब इनके बारे में पता चला, जब मैंने सुना कि इनकी फैमिली का इनकम मंथली 8 to 10,000 है, तो आई वाज शॉक्ड कि यार इतने कम पैसों में कोई भी ये इतना अचीव कर सकता है। तो लिटरली आई फील लाइक कि एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, है ना? कि जब ऑल इंडिया रैंक 58 लाना,
वो भी इतने डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस में, तो बहुत ही मतलब एक जुनून वाला काम लगा मुझे। तो मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा आपके फैमिली के बारे में पहले। भैया मेरे फैमिली में मेरा भाई, पापा मम्मी और दादी है। दादा थे, लेकिन उनका जब कॉलेज फर्स्ट ईयर में थे तो उनका देहांत हो गया था। तो मेरे पापा एक्चुअल में वही प्राइवेट ट्यूशन टीचर हैं, जैसा मैंने आपको बताया। और मम्मी हाउसवाइफ। और पापा मतलब एनजीओ से भी बिलोंग करते हैं, जो मतलब गांव के क्षेत्रों में मेडिकल फैसिलिटीज, एजुकेशन वगैरह ये सब, पोल्ट्री फार्मिंग ये सब। तो आप बेसिकली गांव से बिलोंग करते हैं? गांव से बिलोंग करते हैं बेसिकली? हाँ, वो गुमला गांव ही है। ओके, अच्छा। तो इतने छोटे परिवार से, इतने मतलब इतनी ज्यादा इनकम ना होने के बावजूद भी इतना बड़ा आपने अचीव किया है, तो ये चीज आपने पहले सोची थी या फिर आपने एक ही आपके अंदर जुनून था कि मुझे हार्ड वर्क करना था, या कुछ आपके माइंड में कुछ और था उस टाइम? नहीं, एक मोटिवेशन था ना, कि जैसे उस वक्त फाइनेंशियल कंडीशन उतना अच्छा था नहीं। तो ये एक मोटिवेशन था कि मतलब जो अपने एरिया है उसमें जो भी बेस्ट मिल सकता है उसका यूज अचीव करना। तो इतना मालूम नहीं था कि गेट जाना है, ऑल इंडिया रैंक इतना लेके आना, इतना कुछ मालूम नहीं था, राइट? नहीं, इतना कुछ मालूम नहीं था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, ये मतलब था एम की जिस पे भी जा रहे हैं उस पे बेस्ट हासिल करना। बहुत ही बड़ा मोटिवेशन है। आप लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप समझिए इस बातों को कि इन्होंने, मैं बताऊंगा आगे, इन्होंने कोचिंग भी नहीं ली है, ठीक है ना। उसके बाद ऑलरेडी लोग, स्टूडेंट्स को टाइम लग जाता है, कोचिंग लेने के बाद 2 साल 3 साल लग जाता है, वो भी नॉर्मल स्टूडेंट को नहीं, अच्छे खासे स्टूडेंट को। आप मेरी ये चीज आप देख सकते हैं, अगर आपके जानकार हैं इस फील्ड में तो आप पता लग जाएगा इन चीजों से। ओके, बट मितुल, मैं एक बात पूछना चाहूंगा तुमसे कि जब तुम 9th 10th के बाद जब 11th 12th में गए, तो ये कहाँ से पता चला कि मुझे IIT JEE मेंस ये सब करना है? ये कहाँ से पता चला भैया? ये मतलब जैसे साइंस 11th 12th में तो मैंने साइंस लिया था। ये मतलब ये था कि इंजीनियरिंग में, मतलब उस वक्त फेमस हुआ करता था इंजीनियरिंग और मेडिकल। और मेडिकल में उतना मेरा इंटरेस्ट था नहीं। तो ये उसी वक्त प्लानिंग था कि साइंस लेकर के इंजीनियरिंग का तैयारी करना है और किसी अच्छे कॉलेज से बीटेक वगैरह करना है। और मतलब मैं यही मैं पूछना चाह रहा हूँ, जैसे तुमने 10th पास किया है ना, तो तुम रांची चले गए, जैसे तुमने बताया रांची वहाँ पे स्टडी किया तुमने, IIT की तैयारी करी, JEE मेंस की, है ना। तो ये बात तुम्हें 10th के बाद 10th के टाइम पे पता थी कि मुझे ये सब ऐसे करना, इंजीनियरिंग करनी, इंजीनियरिंग के बारे में नॉलेज थी आपको उस टाइम पे? नहीं भैया, उस समय क्या हुआ था ना, जो जहाँ पे मेरा जहाँ से मैंने 10th कंप्लीट किया था, वहाँ पे उतना स्कोप था नहीं कि अगर वहां से नहीं निकलते मतलब कुछ आगे करियर में कुछ हो नहीं पाता। मतलब वहाँ पे तो रूरल एरिया है ना, स्कूल वगैरह इतनी अपॉर्चुनिटीज, इतना सोर्स नहीं था वहाँ पे, राइट? नहीं था वहाँ पे। और BSc B.Ed वगैरह करने से उतना अपॉर्चुनिटी मिल पाता जितना कि इंजीनियरिंग में मिल पाता। और जैसे कोई फैमिली मेंबर वगैरह भी थे, जिसमें चाचा एक थे, वो उन्होंने ही सजेस्ट किया था कि उनको रांची करके इंजीनियरिंग का पढ़ाई कराने के लिए भेज दो। तो चाचा अभी तुम्हारे क्या कर रहे हैं? चाचा क्या करते हैं? चाचा अभी TVS में है। वो IIT दिल्ली से बीटेक किए थे बहुत साल पहले, 10-15 साल पहले। फिर ISB से उन्होंने MBA किया था, एग्जीक्यूटिव MBA, और फिर वो TVS में है। मीन्स आपके चाचा को धन्यवाद देना चाहिए हमें कि अगर वो स्टेप नहीं उठाते तो शायद आप इतना अचीव नहीं कर पाते, राइट? तो खैर, चीजें ऐसी हैं कि डिफिकल्ट कंडीशंस में कैसे अचीव करना है ये आपसे सीखे कोई, और आगे हम धीरे धीरे इस बारे में बात करेंगे। तो अब हम मूव करते हैं IIT JEE के एग्जाम के बाद, रिजल्ट के बाद आपको IST सिपुर मिला, राइट? IST सिपुर रैंक के शायद कितना था, मेंस कितना रैंक था उस टाइम, याद है आपको? रैंक जनरल रैंक, हाँ भैया, जनरल रैंक मेरा था 25,237 और OBC रैंक 5800 के अराउंड था। हाँ, बट उस टाइम पे मैं एक चीज बता दूं कि उस टाइम पे जो IST सिपुर एक अच्छा कॉलेज माना जाता है, अच्छी रैंकिंग भी है उस कॉलेज की। उस टाइम पे एक्चुअल में वहाँ पे डुअल डिग्री होती थी, बीटेक ऐसा होता नहीं था जब इन्होंने एडमिशन लिया था, तो रैंक थोड़ा ज्यादा लगता था। बट अभी कंडीशन थोड़ी ज्यादा अच्छी है, तो वहाँ पे रैंक शायद आई थिंक जनरल कैटेगरी के लिए 20,000 तो चाहिए अगर आपको एडमिशन लेना है मैकेनिकल में, सब चीजों में। और अगर CSIT में लेना है तो और ज्यादा रैंक चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके कॉलेज के, अपने कॉलेज के बारे में। आपके नहीं, हमारा भी कॉलेज है वो, तो उस कॉलेज के बारे में प्लीज आपके मुंह से मैं जानना चाहता हूँ कि उसके IST सिपुर के बारे में थोड़ा बताइए हमारे लोगों को।
सर IST शिवपुर के बारे में सबसे पहला बात कि वहाँ पे जो भी आज मतलब जिस डेवलपमेंट या पर्सनल डेवलपमेंट या जो भी अचीव किया है उसमें IST शिवपुर का 4 साल का बहुत बड़ा रोल है। ओके क्योंकि जो हॉस्टल लाइफ होता है वो पहले तो मैं कभी हॉस्टल में रहा नहीं, लेकिन जो हॉस्टल लाइफ ने जो मुझे सिखाया वो मतलब लॉन्ग टर्म मतलब बहुत कुछ मैंने सीखा हॉस्टल लाइफ में। पर्सनल डेवलपमेंट बोलते हैं उसको एक्चुअल में, कि हमें लाइफ में कैसे, क्योंकि हमारे पास कभी रूममेट दूसरा है, कभी कोई है, कभी किसी के साथ कंप्रोमाइज करना पड़ता है, कभी बातें करनी पड़ती हैं, बहुत कुछ सीखने मिलता है हॉस्टल में, बहुत कुछ। उसके अलावा जैसे कॉलेज का एनवायरनमेंट की मैं बात करूं, रैंकिंग तो शायद मेरे हिसाब से IST शिवपुर की कितनी रैंकिंग है अपने कॉलेज की? अभी इस साल NIRF के हिसाब से 21 रैंक है। 21 रैंक है। और जो एनवायरनमेंट है हमारे कॉलेज का, मतलब IST शिवपुर का इतना फ्लेक्सिबल है कि अगर आप चाहो तो बहुत कुछ अचीव कर सकते हो इन बिटवीन। और हम देखते हैं कि किसी का उसमें प्लेसमेंट हो गया, उसका IIT बॉम्बे में हो गया, उसका अब मींस आप देखिए, अब जैसे मितुल ने 58 रैंक जो लिया है, 58 रैंक जो लिया है, वो उसमें कॉलेज के भी हाथ है मेरे हिसाब से, राइट? बिल्कुल सर। हाँ, ओके। तो ये हो गया कॉलेज के बारे में। अब हम बात करते हैं जो हमारा मेन मकसद है इस वीडियो का, गेट। ओके, तो गेट का आपको पता चला सेकंड ईयर से, राइट? तो गेट के बारे में आप बताइए थोड़ा सा कि पहले हमारे व्यूअर्स को गेट की वजह से कैसे हम उसको एग्जाम दे सकते हैं, उसकी प्रोसीजर क्या है, उससे क्या क्या अचीव कर सकते हैं। पहला थोड़ा इन्फॉर्मेशन हम बता देते हैं व्यूअर्स को, जो न्यू है उनको थोड़ा आइडिया होगा, राइट? हाँ, तो बेसिकली गेट क्या है? गेट का फुल फॉर्म होता है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। ये जो लोग बीटेक BE वगैरह, ये जो ग्रेजुएट के लिए इंजीनियरिंग फील्ड में ये एग्जाम होता है, जिसके थ्रू आप हायर स्टडीज या फिर बहुत सारे पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं वो इनसे रिक्रूटमेंट करते हैं। डिफरेंट IITs, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस, ये लोग हायर स्टडीज के लिए रिक्रूटमेंट करते हैं। और PSUs, IOCL, NTPC, BARC, DRDO, ये सब डायरेक्टली आपको इंटरव्यू लेंगे। डायरेक्टली इंटरव्यू और GD के लिए जो भी फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस होता है उसके लिए। हाँ, बेसिकली एक बात मैं बता दूं कि जैसे गेट एग्जाम है बेसिकली या तो हायर स्टडीज के लिए होता है, अगर आप अच्छे इंस्टीट्यूट से हायर स्टडी करना चाहते हैं, अदरवाइज आप PSU में जाना चाहते हैं। PSU में जाने के लिए आपको एक इंटरव्यू और देना पड़ेगा, बट ऐसा रहता है कि वेटेज 80 to 85% वेटेज गेट का रहता है, बाकी वेटेज इंटरव्यू का रहता है ना? और क्योंकि गेट अच्छा ऑल इंडिया लेवल पे एग्जाम है तो अच्छी खासी वैल्यू भी है। तो बट एक चीज और बता दूं आपको, अगर PSU में जाना है तो आपको गेट का रैंक काफी अच्छा लाना पड़ेगा। अगर जनरल कैटेगरी में तो अराउंड 200-300 होना ही चाहिए, डिपेंड करता है वैकेंसी पे, हर ईयर चीजें चेंज होती रहती हैं, ठीक है? तो ये हुआ गेट के बारे में। अब हम जानते हैं आपकी जर्नी, ठीक है? तो आपने कैसे स्टडी स्टार्ट करी, कैसे इतना कुछ अचीव किया, कैसे ये सब कामयाब हो पाया, मतलब सक्सेस तो आपको मिली, इतना अच्छा रैंक मिला, उसके बारे में बताइए। आप शुरू से स्टार्ट करें प्लीज। हाँ, तो बेसिकली क्या था, जब मैंने एडमिशन लिया था, उस वक्त मैंने 2 ब्रांच चॉइस फिलिंग के वक्त मैंने 2 ब्रांच चूज किया था, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग। राइट। क्योंकि जैसा मैंने डिफरेंट ब्रांचेस का सिलेबस देखा था, तो उस वक्त लगा कि मैकेनिकल का जो भी टॉपिक्स वगैरह मेंशन्ड है वो 11-12 से थोड़ा मिलता जुलता है। ओके। तो उसके बाद मैकेनिकल और सिविल मैंने चॉइस फिलिंग किया था। तो फिर मैंने फाइनल मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल गया, मैंने वो ऑप्ट आउट कर लिया। फिर मैंने सेकेंड ईयर से गेट का तैयारी स्टार्ट किया। हाँ, गेट का तैयारी स्टार्ट किया। तो उस वक्त तो कुछ पता था नहीं कि कहाँ से रिसोर्सेस क्या किया जाए। तो एक अच्छा सा सोर्स था NPTEL। हाँ, ओके। हाँ, NPTEL। तो NPTEL से मैंने भी मेजर सब्जेक्ट थे, जैसे थर्मोडायनेमिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, RAC, इन सब सब्जेक्ट्स का मैंने NPTEL कोर्स किया था, ताकि अच्छा मैं यहाँ पे एक पॉइंट और पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे पहले आप मूव करें। तो कोई भी स्टूडेंट होता है वो खुद से तैयारी करता है, ऑब्वियसली वो सेकंड ईयर में नहीं तो थर्ड ईयर में आगे वो तैयारी स्टार्ट करता है ना? फिर उसको ये भी लगता है अगर उसकी तैयारी अच्छी नहीं हो रही तो मेरे को कोचिंग जाना है, फिर मैं कोचिंग जाके तैयारी करूंगा, ऐसा है? तो आपके माइंड में कभी नहीं आया मुझे कोचिंग में जाना है फिर ये सब करना है? नहीं, एक्चुअली क्या था भैया कि जो भी कॉलेज में एडमिशन हुआ था तो वो एक्चुअली एजुकेशन लोन के बेसिस पे हुआ, मतलब बैंक से एजुकेशन लोन लेने के बाद ही
जो सारा फीस वगैरह, ट्यूशन फीस, मेस फीस वगैरह ये हुआ था। तो उतना मतलब फाइनेंशियल कंडीशन उतना स्ट्रांग नहीं था कि जैसे मेडिजी वगैरह में जाने के लिए 80,000 के अराउंड टोटल कोर्स लग जाता है, ट्यूशन फीस वगैरह मेडिजी में कोचिंग करने के लिए, प्लस में फिर रहने का मंथली। रहने का तो जो हॉस्टल में थे तो आना जाना हो सकता था वीकेंड्स पे, लेकिन जो था कि 80,000 एक बार में लंप सम लाना वो मतलब उस वक्त फिजिबल था नहीं। तो हाँ, तो उसी मतलब उसके बाद तो एक ही ऑप्शन था कि खुद से ही तैयारी करना, और जैसा गेट का सिलेबस देखा था उस हिसाब से लगा कि एनपीटीएल से कम चलो 4-5 सब्जेक्ट तो स्ट्रांग कर लेते हैं, फिर आगे जो भी कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा उसके बेसिस पे आगे सब्जेक्ट हैंडल कर लेंगे। ओके, मैं एक चीज आपको रोकना चाहूंगा यहाँ पे कि देखो, मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ, देखो कि कई बार चीजें नहीं होती हमारे पास, लाइक उनके पास पैसा नहीं था तो ये मेडिसी ज्वाइन नहीं कर पाए, मतलब कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट, नॉट मेडिसी की बात नहीं कर रहा, ज्वाइन नहीं कर पाए, बट इन्होंने हार नहीं मानी। लाइक इन्होंने ये नहीं सोचा कि यार मैं तो, मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं नहीं कर पाऊंगा, कुछ नहीं। उन्होंने उस चीज को, उस डिफिकल्टी को, उस सर्कमस्टांस को उन्होंने स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाया अपना, कि मेरे पास यही सोर्स है, मुझे इसी पे रुका रहना है, इसी को करना है, राइट। ओके, तो फिर उन्होंने एनपीटीएल स्टार्ट किया। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है आपसे मिथुन, कि आपने उस टाइम जब स्टार्ट करी थी अपनी पढ़ाई, तो उस टाइम सोचा था कि मैं इतना रैंक लाने को टारगेट कर रहा हूँ, या मेरे को इतना रैंक लाना है, मेरे को अंडर 100 रहना है, या फिर ऐसा कुछ करना है, ऐसा सोचा था, या फिर आप सिर्फ नॉलेज गेन करना चाह रहे थे? नहीं, उस वक्त क्या था कि सेकेंड ईयर का टाइम था, उस वक्त तो रैंक लाने का सोच नहीं सकते थे। तो उस वक्त था कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जितना भी टॉपिक्स मतलब जो कि फॉलो किया जाता है एज पर गेट सिलेबस या कॉलेज सिलेबस जो भी हो, तो जहां से जितना नॉलेज मिल पाए वो इकट्ठा कर लेते हैं उस वक्त, ताकि ईएससी वगैरह, ईएससी में तो कन्वेंशनल टाइप क्वेश्चन आता है, तो अगर एनपीटीएल देख लिया जाए तो उसके बेसिस पे मतलब गेट, ईएससी, बार किस्रो जो खुद का एग्जाम कंडक्ट कराते हैं वो भी अपॉर्चुनिटीज मेरे लिए खुल जाएंगे। राइट, वो उस वक्त मोटिव था कि जितना नॉलेज हो सके उतना नॉलेज गैदर कर लें। ठीक है, तो मैं एक चीज बोलना चाहूंगा यहाँ पे कि इन्होंने थोड़ा डेफिनेशन चेंज कर दिया है गेट एग्जाम की प्रिपरेशन का, राइट। कि नॉर्मल बच्चा, अगर मैं भी होता इनकी जगह पे, या कोई और भी होता, तो जनरली वही ये सोचता कि मुझे गेट का अच्छा रैंक लाना है, ये करना है, वो करना है, कोचिंग चाहिए, वो चाहिए। इन्होंने डेफिनेशन जो एक्चुअल में गेट का है वो उन्होंने फॉलो किया। लाइक कि गेट कहता है कि अगर तुम अपनी इंजीनियरिंग को अच्छे से पढ़ते हुए आ रहे हो तो तुम्हारा रैंक आना बिल्कुल श्योर है, अच्छा रैंक आएगा। हम क्या करते हैं जनरली, कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट ऐसा करता है कि वो जो कॉलेज में होता है तो वो एंजॉय ज्यादा करता है, सेमेस्टर पे काम करता है कि 7 दिन पढ़ लेंगे, सेमेस्टर निकल जाएगा, और उसके बिहाफ पे वो चाहता है कि मैं 4 साल बाद गेट को निकाल दूं। ऐसा पॉसिबल नहीं है। और गेट बोलता है कि यार तुम जो इंजीनियरिंग कर रहे हो उसको अपने खून में बसा लो, तभी तुम्हारा रैंक पॉसिबल है, जो कि मिथुन ने किया, है ना। तो यहाँ से बहुत बड़ा पॉइंट निकल के आता है, अगर आपका सपने बड़े हैं, आप कुछ करना चाहते हैं, है ना, तो इंजीनियरिंग को आप एंजॉय कीजिए। ऐसा नहीं है कि मिथुन ने 24 घंटा पढ़ाई करी होगी, ज्यादा मुझे लगता है, क्योंकि ऐसा नहीं होता, पॉसिबल ही नहीं, है ना। आपने एंजॉय भी किया होगा, है ना। हाँ, बिल्कुल, है ना। बट इन्होंने सारे दोस्त थे, बट इन्होंने कंटिन्यूस स्टडी करी है। लाइक इन्होंने जो गेट की डेफिनेशन है उसको फॉलो किया है, कि मेरे को गेट बोलता है कि मुझे इंजीनियरिंग का पूरा नॉलेज चाहिए, तो उन्होंने नॉलेज गेन किया है 4 साल के पीरियड में, ना कि कोचिंग के लिए, ना कि 1 साल का ड्रॉप लेके, ऐसा। तो बहुत ही बड़ी बात है और बहुत ही इंस्पिरेशन है कि ऐसा इन्होंने किया और ऐसा हो पाया। और रैंक 58 इज नॉट ए, इसको हम बोल ही नहीं सकते कि 58 रैंक लाना कि बहुत ही छोटा मोटा काम है, बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। लोग 2 साल, 3 साल, 3-4 साल के बाद भी इतने रैंक तक नहीं पहुंच पाते हैं। ओके, तो प्लीज कंटिन्यू कीजिए अपनी बात को, कि एक बात यहाँ पे बता दीजिए आप कि आपने स्टडी को कैसे मैनेज किया, मतलब कैसे आपने स्टडी किया, कितने कंटिन्यूअस आप थे, कितनी आपके पास कंटिन्यूटी अपना के रखते थे आप, प्लीज। तो सेकेंड ईयर से तो मैंने एनपीटीएल वगैरह देखना स्टार्ट कर दिया था। तो सेकेंड ईयर मतलब सेकेंड ईयर लास्ट होते होते तक 3-4 सब्जेक्ट जो भी मैकेनिकल के कोर्स में थे, थ्योरी ऑफ मशीन, फ्लूइड मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स और थर्मोडायनेमिक्स, ये 3-4 सब्जेक्ट मैंने एनपीटीएल से कवर कर लिया था। और फिर मैंने स्टार्ट किया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना, जो मेडिजी या जो भी किसी भी इंस्टीट्यूट के अवेलेबल थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट करना, ताकि वो देख पाए कि एनपीटीएल पढ़ करके मैं मतलब क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं, मतलब क्या रहेगा फर्दर की और किस हिसाब से पढ़ा जाए, ताकि मतलब सारा क्वेश्चन हैंडल कर पाए। और फिर मैंने थर्ड ईयर में टेस्ट सीरीज लिया था एस एकेडमी का।
ताकि मतलब गेट पैटर्न पे जितना क्वेश्चन हो सके उतना क्वेश्चन हिट किया जाए, ताकि प्रैक्टिस डेवलप हो। बट ये चीज आपको थर्ड ईयर में पता चल गई थी कि मुझे गेट टेस्ट सीरीज देना, तो ये नॉलेज आप कहाँ से गेन करते? कोई सोर्स था आपके पास कि ये चीज आप बताता जा रहा था कि तुम्हें ये स्टेप करना है उसके बाद? और दूसरा, थर्ड ईयर में आपके ऑलमोस्ट 8-9 सब्जेक्ट और बाकी थे जो आपको पढ़ने थे आगे, है ना? तो उतने सब्जेक्ट कवर कर पाए थे आप पहले ही कवर कर लिए थे, या सारे सब्जेक्ट गेट के, या फिर आपने जितने सब्जेक्ट कवर किए थे उसी के टेस्ट दिए थे, ऐसा कुछ था? या फिर आपको नॉलेज कहाँ से गेन हो रही थी वो सब? हाँ प्लीज। जो भी सेकंड ईयर में 4-5 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए थे, उसके मैंने सब्जेक्ट टेस्ट वगैरह जो भी टेस्ट सीरीज में थे वो सब्जेक्ट टेस्ट में दे दिया करता था। ओके ओके ताकि मतलब लैग नहीं हो जाए, ताकि मतलब जैसे जो भी पढ़े उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट टेस्ट दे दें, ताकि अपने आप को भी पता रहे कि नहीं छूट जाए किसी भी सब्जेक्ट में। और हम अपने आप को भी जज करते रहेंगे कि हमें कितना हम पानी में हैं, कितना हम उस सब्जेक्ट में अच्छे हैं, राइट? दूसरा जो मेन चीज है वो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे आपको टाइम टू टाइम आपने स्टेप्स लिए, राइट? जैसे कि एनपीटीएल स्टार्ट किया सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट किया, तो ये नॉलेज आपको कहाँ से गेन हुई थी? हाँ, ये नॉलेज हुआ था यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स है जो स्टडी से बेस्ड हैं, दीवाने आईएएस एंड गेट, और जो भी टॉर्क एक आशीष रंजन है जो मतलब बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस डाला करते थे, जो मतलब वो बताते थे कि कैसे गेट का तैयारी करना है वगैरह। अनअकैडमी वगैरह पे कुछ वीडियोस, फ्री वीडियोस जो अवेलेबल होते थे उसमें प्रिपरेशन स्ट्रेटजी फॉर गेट टाइप। तो आप उनको फॉलो करते थे? इंफॉर्मेशन मिलता था, उनको फॉलो करते हैं। कोई ऐसा और सोर्स जो आपके पास कोई टॉपर हो या फिर किसी गेट के रैंकर को आप जानते हो, उससे आपने इंस्पिरेशन ली हो, ऐसा कुछ? हाँ, एक नवीन यादव भैया थे, तो जिनका गेट में 16 रैंक आया था, उनका नोट्स अवेलेबल था गूगल ड्राइव पे। उस्मीना भैया थे, उनका भी नोट्स अवेलेबल था, मतलब वो मेडिजी के ही थे, तो उन सब नोट्स से बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिल गया था कि कितना पढ़ना चाहिए और कितना नहीं पढ़ना चाहिए। एग्जैक्टली जो गेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनपीटीएल में बहुत ज्यादा वास्ट है। ऐसा होता है ना, प्लीज बोलिए। हाँ, तो वही एनपीटीएल में बहुत ज्यादा वास्ट पढ़ा दिया जाता है, जो कि गेट पॉइंट ऑफ व्यू से रिक्वायर्ड नहीं है। मतलब कॉन्सेप्ट बेस्ड बहुत ज्यादा हो जाता है, तो कॉन्सेप्ट वगैरह तो मैंने एनपीटीएल पढ़ करके गेन कर लिया था। तो अब जो बचा था वो था क्वेश्चन प्रैक्टिस करना एज पर रिक्वायरमेंट्स ऑफ द गेट। मतलब गेट के लिए क्या रिक्वायर्ड है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, वो मिल गया था कोचिंग के नोट से, जो भी अवेलेबल थे गूगल ड्राइव पे टॉपर्स पे। I just want to salute you man, like मैं आपको एक तरह से नमन करना चाहता हूँ कि आपने ये चीजें कैसे सीखी हैं। एक like it's really inspiration, like कि काफी स्टूडेंट्स होते हैं जो कोचिंग में जाने के बाद ये चीजें नहीं सीख पाते कि मुझे कैसे पढ़ना चाहिए, क्या चीजें मुझे यूज करनी चाहिए, क्या। जैसे कि आपने एनपीटीएल का बताया, तो एनपीटीएल में आपने बताया कि उसमें कॉन्सेप्ट ज्यादा हो जाता है, तो इतना भी नहीं जाना है। ऊपर से आपने बताया कि बाकी लोग जो ऑनलाइन यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, सोर्सेज जो अवेलेबल हैं, फ्री अवेलेबल जो सोर्सेज है, उनसे एकदम वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना, तो वो चीजें करना अपने आप से इट्स लाइक ए बिग थिंग, इट्स लाइक ए वेरी बिग थिंग। सो आई वांट टू सैल्यूट यू मैन कि आपने सब किया है ना, और फिर अच्छी चीजें अचीव भी करी। ऑब्वियसली तुम्हारा अगर डायरेक्शन सही है, पाथ सही है और हार्ड वर्किंग आप हो, तो कोई चीज आपको रोक नहीं सकती लाइफ में कुछ अचीव करने से, राइट? तो ये तो हुआ स्टडी का, थर्ड ईयर का। उसके बाद टेस्ट सीरीज में कितना अच्छा रैंक आता था? टेस्ट सीरीज में कितना अच्छा रैंक? इस सीरीज में उतना अच्छा नहीं आ पाता था उस वक्त, क्योंकि उतना प्रैक्टिस था नहीं। मतलब मैंने क्या किया था, एनपीटीएल से कॉन्सेप्ट गैदर करने के बाद सीधा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया था। तो बेसिकली गेट के लिए क्या रिक्वायरमेंट था कि आप डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, मतलब खूब सारा प्रैक्टिस करना इम्पोर्टेंट था अगर गेट में अच्छे मार्क्स लाना है तो। टेस्ट सीरीज तो था, बट कॉलेज भी साथ में हैंडल करना था। कॉलेज में भी तो अच्छा मार्क्स लाना था, ताकि अगर एमटेक में एडमिशन लेना हो तो कॉलेज मार्क्स तो मैटर करता है, जो भी बीटेक में आपने मार्क्स लाया वो तो मैटर करता है, तो इसलिए कॉलेज भी हैंडल करना था। तो फोर्थ ईयर में थोड़ा सा टाइम मतलब उतना नहीं मिल पाया ताकि खूब सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस किया जा सके, इसलिए फोर्थ ईयर में जब मैंने गेट दिया था तो मेरी 3003 रैंक आई थी। ओके, मतलब फर्स्ट टाइम जब आपने गेट दिया था तो 3003 रैंक आई थी। तो उससे पहले मैं थोड़ा और आपसे बात करना चाहता हूँ काफी चीजों के बारे में, जैसे कि आपका टेस्ट सीरीज में अच्छा रैंक नहीं आ रहा था, तो वो कभी फ्रस्ट्रेशन का कारण बनती थी कि आपके माइंड में ऐसा हो रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, ऐसा मेरी मेहनत काम नहीं आ रही है, ऐसा कुछ आपके दिमाग में चलता था?
हाँ, कभी कभी ऐसा लगता था। एक बार याद है मेरे को, अनअकैडमी से मैंने कुछ लेक्चर्स देखा था मशीन डिजाइन का। फिर मैंने मशीन डिजाइन का टेस्ट दिया था, जो सब्जेक्ट टेस्ट जो 25 मार्क्स का होता है सब्जेक्ट टेस्ट में मेरा मार्क्स आया था -1 पॉइंट समथिंग, माइनस में मार्क्स आया था। मतलब मुझे लगा कि मैंने खूब सारा पढ़ाई कर लिया मशीन डिजाइन का, उसके बाद आपका माइनस में मार्क्स आया, अच्छा मार्क्स आ जाएगा, तो फिर उसमें आया -1 पॉइंट। हाँ, तो फिर उस वक्त लगा कि मतलब और मेहनत करना जरूरी है। नहीं वो तो खूब सारा पढ़ा। मीन्स वहां पे तुमने ये नहीं सोचा कि यार मेरा माइनस में मार्क्स आ रहा है तो मैं तो शायद इस चीज के लायक ही नहीं हूँ, ऐसा कुछ माइंड में नहीं आया? आई एम जस्ट आस्किंग। नहीं माइंड में आया नहीं, क्योंकि पहले ही इतना मेहनत किया था ना, मतलब अब वापस तो उसको छोड़ नहीं सकता था। एक बार मतलब अगर लग गए तो फिर उसको खत्म करके ही छोड़ देना मतलब सही था। सही जो भी नॉलेज उतना 1-1.5 साल का मेहनत था, उतना पढ़ाई का, वो वेस्ट चला जाएगा। ओके। और ये अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के साथ जुड़े रहना है, अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के साथ जुड़े रहना है, तो जो भी बेस है वो तो हमेशा आपको कैरी आउट करना पड़ेगा इन फ्यूचर ऑल्सो। ओके। वैसे मैंने पिछले वीडियो में भी, अपने 1-2 वीडियो में बात किया था इस बारे में कि एक टेस्ट के रिजल्ट की वजह से आप कभी डिसाइड मत कीजिए कि मेरा ये होने वाला है, राइट? एक टेस्ट सीरीज हो या एक एग्जाम हो या कुछ भी एक चीज हो, उसके बाद से क्योंकि उसमें आपका टाइम भी, उस दिन आपका दिन खराब हो, मूड खराब हो, मतलब माइंड का प्रोसेस अच्छा ना हो, ये सब चीजें बहुत चीजें डिपेंड करती है, राइट? ओके, तो ये एक टेस्ट देके कभी ये सोचना भी नहीं चाहिए कि मेरे को ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए। मतलब दोनों चीजें, अगर अच्छा रैंक आ रहा तो ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं तो इसको कर दूंगा, ये खराब रैंक आ रहा तो ये भी नहीं सोचना चाहिए कि मैं इसको नहीं कर पाऊंगा। ओके, बट एक चीज मैं और पूछना चाहता हूँ आपसे, वो ये है कि आपने कभी ये सोचा था कि आप जब अंडर ग्रेजुएशन कर रहे थे कि अगर मेरा फेलियर होता है ना, इवन गेट में या फिर दूसरी किसी चीज में जो आपने सोचा था, तो आप क्या करेंगे? ऐसा कुछ सोचा था आपने इस बारे में? जैसे आपके में गेट का रैंक अच्छा ना ला पाए तो आप क्या करेंगे बिफोर गिविंग द फर्स्ट अटेम्प्ट? एक्चुअल में नहीं भैया, मेरा था एम यही था कि अच्छा रैंक ला करके, चाहे कितना भी टाइम लगे, अच्छा रैंक ला के या तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में जॉब लग जाए या फिर एमटेक में एडमिशन हो जाए किसी अच्छे टॉप आईआईटीज या आईआईएससी में। आपका मतलब शुरू से यही मोटो था, राइट? तो आप उसको यही मोटो था। ओके। दूसरा, आपने प्लेसमेंट के बारे में सोचा था कि मेरे को अपने कॉलेज से प्लेसमेंट लेना है या फिर ऐसा कुछ करना है अंडर ग्रेजुएशन के बाद? नहीं, प्लेसमेंट के बारे में ये तो सोचा नहीं था कि प्लेसमेंट ले ही लेना है, बट मैंने प्लेसमेंट में मतलब जितने भी प्लेसमेंट्स आए जिसमें मैं एलिजिबल था, वो मैंने प्लेसमेंट के लिए भर दिया था। ओके, उसके बाद जितने भी प्लेसमेंट आए, उसके बाद 2-3 जिंदल का मैंने दिया था इंटरव्यू, तो उसमें हुआ नहीं था। फिर 2-3 कंपनी का मैंने इंटरव्यू दिया, फिर चौथे पे मैंने विक्रम सोलर में दिया था इंटरव्यू। पहले उसमें एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ था और फिर ये इंटरव्यू। ओके, भी मैंने अनएक्सपेक्टेड था, मतलब नॉर्मल इंटरव्यू दे देना था तो दे दो। उस वक्त हम लोग का मेजर प्रेजेंटेशन हो रहा था, मेजर क्या बोलते हैं, मेजर प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन था। उसी दिन था वो मेजर प्रोजेक्ट, तो ज्यादा प्रिपरेशन किया नहीं था। फिर विक्रम सोलर का आया इंटरव्यू, तो वो भी मैंने आज जो भी जाना था तो इंटरव्यू दे करके आ गया। और फिर इंटरव्यू दे करके मैं फिर हॉस्टल पे ही आ गया। तो फिर अचानक शाम में जो प्लेसमेंट रिप्रेजेंटेटिव थे हमारे बैच के, तो वो बोले कि तुम्हारा सिलेक्शन हो गया। तो ये मतलब एक तरीके से पूरा अनएक्सपेक्टेड था कि सिलेक्शन कैसे हो गया। ओके। तो अभी आप इस स्टेज पे थे कि जब आपकी 4th ईयर कंप्लीट होने वाली थी, दूसरा आपके हाथ में प्लेसमेंट का एक जॉब था और दूसरा आपके पास गेट का रिजल्ट भी आ चुका था उस टाइम? हाँ, गेट का रिजल्ट था जिसमें 3003 रैंक आया था, लेकिन उस वक्त इस स्कोर से उतना या तो मतलब पीएसयू भी नहीं, महारत्ना वगैरह है वो इसमें मिलता नहीं, और एमटेक भी अगर मिलता तो वो एनआईटीज वगैरह में मिलता, टॉप आईआईटीज में एमटेक मिलता नहीं। बिल्कुल। इसलिए सोचा कि अगर प्लेसमेंट हो गया है तो कंपनी में 2 साल का सर्विस दे करके इतना मतलब कैपिटल हो जाएगा कि एजुकेशन लोन वगैरह जमा करके फिर
साथ में ही तैयारी करके 2 साल में कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, या तो एमटेक या फिर पीएसयू। मतलब आप कितने पॉजिटिव इंसान हैं यार, मतलब कि मतलब लोग सोचते हैं कि यार मुझे पढ़ने के लिए रूम में फैन नहीं काम कर रहा है, लाइट नहीं आ रही है, ये सोचते हैं यार। आप कुछ और सोच रहे हैं कि इतना तो मैं कर ही लूंगा। लाइक हाउ मच पॉजिटिव यू आर। लाइक लोगों को सीखना चाहिए आपसे, सीरियसली मैं आपसे बोल रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू। बट अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि जैसे आप गेट के बाद आपने, अगर मान लो आपका गेट अच्छा रैंक आ जाता, मान लो फर्स्ट ईयर में मान लो अराउंड 1000 रैंक आ जाता है, ताकि आप एमटेक में पहुंच पाते आईआईटीज में, तो आप ज्वाइन कर लेते? 1000 रैंक अगर मैंने उस वक्त सोचा था, अगर आईआईटी कानपुर मिल जाता तो मैं ज्वाइन कर लेता। आईआईटी कानपुर मिल जाता तो ज्वाइन कर लेता मैं। जो तो क्या 3-4 आईआईटी बॉम्बे, मद्रास, कानपुर, खड़गपुर, इनका चारों में मिल जाता तो मैं एडमिशन ले लेता थर्मल में। ये मेरा थर्मल इंजीनियरिंग इंटरेस्ट था मेरा। ओके, तो मतलब अब आप जैसे आज की अगर मैं बात करूं तो आप क्या बोलेंगे कि आपका 3000 रैंक आया, सही रहा, आपको जॉब मिली वो भी सही रहा, सब सही रहा? सब सही रहा। हाँ भाई, बिल्कुल सही था। मतलब सारे सिचुएशन को, जो भी मतलब सिचुएशन है उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को काउंट करना सही है। हो सकता है अगर उस वक्त मैं कंपनी ज्वाइन नहीं करता तो ये भी गारंटी नहीं था कि 58 रैंक आ ही जाता। फिनेंशियली आप काफी स्ट्रॉन्ग नहीं थे, तो उस टाइम आपका एक माइंड में प्रेशर आ जाता कि मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा फैमिली के लिए और बाकी सब लोगों के लिए, है ना? तो वो आ जाता, ऑब्वियसली आ जाता है ना। तो आपने फिर आपने अपनी कंपनी ज्वाइन करी विक्रम सोलर, उसमें आपने काम करना स्टार्ट किया, ठीक है। अब समय आ रहा है 2020 का, आप 2020 में हैं, अभी फिलहाल आप कंपनी ज्वाइन कर चुके हैं, अभी लॉकडाउन भी चल चुका है शायद, है ना? तो अभी आप घर पे हैं और कंपनी भी ज्वाइन कर चुके हैं, राइट? नहीं, कंपनी मैंने ज्वाइन किया था 2020 अगस्त में। अभी मतलब कंपनी में ही है, प्लांट में ही है। क्या अभी प्लांट नहीं है? तो फिर आपने कंपनी में काम करते करते, आपकी जो भी कंपनी है उसमें काम करते करते ऑल इंडिया रैंक 58 लेके आए। तो क्या रीजन थे आपके रैंक 3000 आया उस टाइम, और क्या रीजन था आपका रैंक 58 आया इस टाइम, और क्या डिफरेंस था इन दोनों में? किस स्टडी में, प्रिपरेशन में क्या डिफरेंसेस थे? मुझे सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट लगा लैक ऑफ प्रैक्टिस, जो मैंने 4th ईयर या 3rd ईयर में लैक ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, प्रैक्टिसिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। ओके। और जो मैंने किया कॉलेज में, लॉकडाउन जो मार्च के आसपास जो लॉकडाउन हुआ था पिछले साल, उसके बाद जो 3-4 महीना का समय मिला था, उस पे मैंने बहुत सारे मेडिजी के क्या बोलते हैं वो मेडिजी वर्कबुक्स और 8S का बिट्स एंड बाइट्स, ये मतलब बहुत सारे जितने भी रिसोर्सेस हो पाए उसको सॉल्व किया, ताकि मतलब जितना अच्छा कॉन्सेप्ट बन जाए थ्रू क्वेश्चंस। ओके। ताकि एग्जाम में क्वेश्चन देख करके ही ये पता चल जाए कि कैसे सॉल्व करना है। वो मुझे मिला वो 3-4 महीने के ड्यूरेशन में कि हाँ मैं चलो अब कर सकता हूँ, इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का वो हो गया। मीन्स बोल सकते हैं कि लॉकडाउन सबके लिए अच्छा नहीं रहा, बट आपके लिए अच्छा रहा। हाँ, ये लॉकडाउन ही था जो मुझे लगा कि सबसे ज्यादा समय दे पाए आप इतना ज्यादा। हाँ, तो वैसे काफी लोगों, मैं जितना जानता हूँ, जितने लोगों से मैं बात करता हूँ, तो काफी लोगों जो हार्ड वर्कर थे, जिन्होंने कुछ अचीव करना था लाइफ में, उन्होंने लॉकडाउन में इतना अपने आप को मॉडिफाई किया है जिसका कुछ हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं, राइट? तो सिचुएशंस, कहने का मतलब ये है कि अगर सिचुएशन टफ है तो आप अपने आप को टफ बनाइए, चीजें सिंपल हो जाएंगी, राइट? तो ये एक है ना चीज है। तो अब आप आ चुके हैं कंपनी के अंदर, तो आप स्टडी करने में कुछ डिफिकल्टी फेस कर रहे थे या फिर वही उसी पेस से आप स्टडी कर पा रहे थे? नहीं, डिफिकल्टी बहुत ज्यादा था यहाँ पे स्टडी करना, क्योंकि जैसा 2020 में अगस्त में ज्वाइनिंग हुआ था, 24 अगस्त 2020 में ज्वाइनिंग हुआ था। ओके। तो 9:30 से 6:30 का ड्यूटी आवर्स रहता था। ओके। तो कुल मिला के 9 बजे से 7 बजे तक तो बीच में एक भी टाइम नहीं मिलता था जिसपे पढ़ा जा सके। और फिर आने के बाद खाना बनाना, ये सब में टाइम चला जाता था। खुद बनाते थे खाना? हाँ, मतलब पहला 2-3 महीना कैंटीन जाकर के ही खा लेते थे। कंपनी में रात में कैंटीन जाते थे, लगभग 1.5 किलोमीटर दूर है यहाँ से। कुछ था नहीं ना, खाना बनाना तो आता नहीं था। ओके। तो रात में 9 बजे के आसपास कैंटीन चले जाते थे, तो वहां से फिर खा करके आते थे, तो 10 बज जाता था। तो उसके बाद तो पढ़ने का मन नहीं करता था। तो
फिर पहला 1.5 महीना 2 महीना ऐसे ही चला। मतलब आप पहले 1.5 महीने में जो कंपनी में थे उसमें पढ़ाई नहीं कर पाए? बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर पाए? नहीं, उतना नहीं कर पाए। तो फिर क्या हुआ, जो फिर मैंने वो जो भी सेटअप वगैरह है खाना बनाने का, जो भी मतलब बेसिक बना सकते हैं, आलू सब्जी चोखा वगैरह जो भी राइट मतलब खुद से ये किया, क्योंकि ताकि मतलब कंपनी से आने के बाद 9 बजे तक या 8:30 बजे तक, कंपनी से तो 7 बजे तक यहाँ घर पहुंच जाते थे, फिर 7 बजे से 8:30 बजे तक खाना बना के खा पी करके सो जाया जाए, ताकि सुबह में 4 साढ़े 4 बजे मतलब उठ करके फिर आराम से 8:30 तक लगभग 4.5 घंटा या 4 घंटा पढ़ा जा सकता है। ये तो आपने शेड्यूल बनाया ये? हाँ, फिर उस पे बनाया ताकि उस पे आप रहे, शेड्यूल पे आपने कंटिन्यू किया शेड्यूल को? हाँ, थोड़ा प्रॉब्लम आया था जब ठंड का मौसम आया था, मतलब 4-5 बजे इतना ज्यादा ठंड होता था कि मतलब प्रॉब्लम होता था बहुत ज्यादा उठने में। लेकिन फिर भी मतलब हर दिन 3-4 घंटा सुबह में 4 से 8 या 4 से 8:30 का ड्यूरेशन रखा, ताकि उस वक्त एक फुल लेंथ टेस्ट सीरीज का टाइम निकल जाए और माइक्रो नोट्स रिवीजन का टाइम निकल जाए। ये ग्रेट। मतलब पूरा फरवरी तक मैंने ये कंटिन्यू किया। मतलब आपके माइंड में क्या था, क्या चल रहा था उस टाइम? आपके माइंड में क्या चल रहा था कि मुझे अच्छा रैंक लेके ही आना है? आपको क्या चीज थी मोटिवेट कर रही थी हर दिन? मेरा मोटिवेशन था ना, जैसे 1.5 महीने तक तो मैं कुछ पढ़ा नहीं था, तो फिर मैंने टेस्ट सीरीज था, इस साल का भी टेस्ट सीरीज ले लिया था इस एकेडमी का। तो फिर एक मतलब मॉक टेस्ट दिया, पहला वाला मॉक टेस्ट दिया, तो उसमें मेरा 76 आ गया, 76 मार्क्स आया था, 76 मार्क्स के राउंड आया था। तो फिर वही सोचे कि अगर मतलब 1 महीना बिना पढ़े भी अगर 76 आ सकता है, तो फिर अगर कुछ टाइम दे दिया जाए, 4-5 महीने का जो भी टाइम है मेरे पास, वो 3-4 घंटे अगर दे दिया जाए, तो हो सकता है कि ठीक ठाक रैंक आ जाए। अच्छा, कितना आप सोच रहे थे कितना रैंक आना चाहिए? मतलब आपकी प्रिपरेशन जब हो चुकी थी? हाँ, रैंक सोचे थे इतना आ जाए ताकि IIT बॉम्बे या मतलब जो भी टॉप IITs में है उसमें वो एमटेक थर्मल इंजीनियरिंग मिल जाए। 840 के अराउंड गेट स्कोर का टारगेट था मेरा, क्योंकि मतलब अराउंड 1000 रैंक 500 रैंक के बीच में। हाँ, 500 से 1000 के बीच में रैंक। ये था 58 आ जाए। फिर 58 आ गया। थोड़ा अनएक्सपेक्टेड। आपको अनएक्सपेक्टेड लगा कि भाई इतना रैंक आ गया ऐसा, या फिर आपको लगता है कि मैं जो अनएक्सपेक्टेड था? अच्छा, मतलब अंडर 100 आना इट्स लाइक अ वेरी बिग अचीवमेंट, और इनको लग रहा था कि इनका इतना अच्छा रैंक नहीं आएगा। बट फिर भी हम थोड़ा और बात करते हैं इसके बारे में कि जैसे कि आपने फरवरी में स्टडी को कंटिन्यू रखा है ना, इन बिटवीन आप टेस्ट भी देते रहे, तो टेस्ट में रैंक अच्छा आ रहा था? कितना रैंक आ रहा था? हाँ, टेस्ट में मतलब 70% 75% के अराउंड कंसिस्टेंट आ रहा था। ओके, तो मतलब अंडर 100 आ रहा था रैंक अगर मैं ऑल इंडिया रैंक की बात करूं, या फिर स्कोर की बात करूं, 800-900 स्कोर के अराउंड आ रहा था? मतलब नहीं, मेरा फुल लेंथ टेस्ट में 75-76 के अराउंड एवरेज आ रहा था इस साल, लेकिन एक्चुअल में 84.83 आया। हाँ, एक सेकंड में बता दूं व्यूअर्स को कि गेट में 3 चीजें होती हैं, रैंक, स्कोर और मार्क्स, ठीक है? तो तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है। मैं बता दूं, अगर इनका 84 मार्क्स था, अराउंड 84 मार्क्स था, तो इनका रैंक है 58 और गेट स्कोर 892 आई थिंक, राइट? हाँ, तो हाँ, किसी एक चीज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना स्कोर होगा, कितना गेट रैंक होगा, ये चीज हम अंदाजा लगा सकते हैं, राइट? तो इनका जो उसमें टेस्ट सीरीज में स्कोर आ रहा था 75-76 के अराउंड आ रहा था, तो हम बोल सकते हैं 800-840 के अराउंड इनका स्कोर बन रहा था, जो इनको चाहिए था, इतना चाहिए, तो ये सेटिस्फाइड थे। तो अभी क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा क्या हुआ एग्जाम के अंदर कि आपका स्कोर प्लस हो गया, जो कि स्टूडेंट्स का होता है माइनस होता है, जितना टेस्ट सीरीज में करते हैं उससे थोड़ा ऊपर नीचे रहता है, तो चांसेस रहते हैं नीचे ज्यादा स्टूडेंट रह जाते हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि आपने मैक्सिमाइज कर दिया उसको? भैया एक्चुअली क्या हुआ, इस साल गेट का पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया था। अच्छा, क्या हुआ था कि उन्होंने ऐड किया था MSQ, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन, और मतलब 1 मार्क्स 2 मार्क्स क्वेश्चन, ये सब मिक्स्ड रहेगा, मिक्स्ड फॉर्म में क्वेश्चंस विल बी मिक्स्ड। मतलब पहले क्या होता था, 1 मार्क क्वेश्चन सीरियल नंबर वाइज 1 1 1 1 1 1, 2 मार्क्स का क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, फिर 2 क्वेश्चन का सारा क्वेश्चन। तो उसमें क्या मुझे क्या इशू आता था
कि अगर 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं बना तो थोड़ा लगता था कि अगला क्वेश्चन भी नहीं बनेगा, अगला क्वेश्चन भी नहीं बनेगा ऐसा। जो पिछले अटेम्प्ट में यही प्रॉब्लम हुआ था, 3-4 क्वेश्चन लगातार 2 मार्क्स का बना नहीं था। तो फिर ये माइंड पैसिव चला गया कि अब तो वैसे भी कंपटीशन से बाहर है, तो अब कोई भी कितना भी क्वेश्चन बनाएंगे तो कुछ हो नहीं पाएगा। इस बार क्या हुआ, क्वेश्चन तो मिक्स था, मतलब 1 मार्क्स पे 2 मार्क्स, तो 1 मार्क क्वेश्चन बन जा रहा था, 1 मार्क्स क्वेश्चन बन जा रहा था, फिर आया 2 मार्क्स तो वो भी लग रहा था कि बन ही जाएगा। मतलब उस 1 मार्क्स, उस मिक्स ने आपको एक तरह से स्ट्रेंथन कर दिया कि आपका 1 मार्क्स क्वेश्चन आपको मोटिवेट कर रहा है, और वो मोटिवेशन आप 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में अप्लाई कर रहे हैं। राइट, व्हाट्स अ ग्रेट थिंग। मुझे लगा कि ये बहुत ज्यादा एडवांटेज था। मतलब ये मुझे एडवांटेज साबित हुआ। तो अभी हम बात करते हैं गेट के अटेम्प्ट के बारे में। तो जैसे कि कैसे कोई स्टूडेंट अपने गेट के एग्जाम को देना चाहिए, कैसे क्या माइंड में थॉट्स रखनी चाहिए, क्योंकि गेट में ऐसा एक ऐसा एग्जाम है जहाँ पे एक भी क्वेश्चन करना तुम रैंक से बाहर जाना है, मतलब काफी ज्यादा रैंक से बाहर जाना है। जहाँ पे मैं एक चीज यहाँ पे ऐड कर दूं कि जो गेट टॉपर था शायद 2021 का, उनका रैंक कितना था, 93 के अराउंड, राइट, है ना? उनका मार्क्स था 93। 93 के मार्क्स अराउंड मार्क्स था, और रैंक 1 था, और 58 रैंक तक सिर्फ 83 लोग थे, 58 लोग थे, है ना? तो इस 10 मार्क्स में बहुत कम लोग होते हैं, और जैसे जैसे मार्क्स और नीचे जाते हैं तो लोगों की संख्या बढ़ती जाती है, बहुत ज्यादा लोग। तो कहने का मतलब ये है कि एक क्वेश्चन का डिफरेंस आपको रैंक 1 से रैंक 58 पे भी ला सकता है, 1 मार्क का डिफरेंस भी ऐसा हो सकता है ना? तो बहुत ही एक समझदारी के साथ एग्जाम देना चाहिए। तो वो समझदारी क्या होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? ये समझदारी एक्चुअल में मुझे क्या लगता है कि अगर बेसिक्स स्ट्रांग है तो उसके बेसिस पे गेट का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है, अदर देन दो 2-3 क्वेश्चन जो कि मतलब फुल मार्क्स नहीं लाने के लिए दिया जाता है। मतलब क्या था, जो क्वेश्चन क्या है, जो भी बेसिक्स है उनको वही कॉन्सेप्ट यूज करके ट्विस्ट करके गेट एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया जाता है, ताकि वो लोग चेक कर सकें, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट चेक कर सके एस्पिरेंट्स का। ऐसा नहीं कि वो लोग मतलब 5 मार्क्स क्वेश्चन दे रहे हैं एमसीक्यू बना करके, ऐसा नहीं होता है। वो लोग एग्जैक्टली 3 मिनट या जो भी 2 मार्क्स क्वेश्चन के लिए 3 मिनट का सवाल और 1 मार्क्स क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का सवाल वैसे ही सेट करते हैं। जो भी रहता है वो स्टूडेंट का अप्रोच होता है कि कैसे बेसिक से उस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। जो कि इस बार भी मैंने थोड़ा 2-3 क्वेश्चन में मिस्टेक कर दिया था, जो कि क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता था, बट उस समय मेरे माइंड में स्ट्राइक नहीं किया और मतलब 3-4 क्वेश्चन नहीं बना पाए। मींस कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चंस बेसिक ही होते हैं, बट उनको ट्विस्ट करके पूछे जाते हैं, तो वो चेक करते हैं कि उस ट्विस्ट को आप पहचान पा रहे हैं या नहीं पहचान पा रहे, राइट? ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा व्हाट इज ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तुमसे कि व्हाट इज बीएमडी, व्हाट इज एसएफटी, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। वो पूछेंगे बीएमडी के अंदर ऐसी चीज जो आपको सोचने पे मजबूर करे, राइट? मतलब बीएमडी बोले तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, सोचने में मजबूर करें। तो एक स्टूडेंट को या एक एस्पिरेंट को यही समझना चाहिए कि वो हमसे क्या सोचने के लिए बोल रहा है, राइट? कि क्वेश्चन हमें क्या सोचने के लिए मजबूर कर रहा है ना? और क्या क्या इसके एस्पेक्ट हो सकते हैं क्वेश्चन को, कौन कौन सी डायरेक्शन में जा सकता है, हर एंगल को हमें उस 1 मिनट के अंदर सोचना पड़ता है। और इसीलिए इस एग्जाम का लेवल इतना बड़ा है, ठीक है, कि 1 मिनट के अंदर हमको इतना कुछ सोच के इतना सही अटेम्प्ट मारना है कि वो क्वेश्चन गलत ना हो। और उसके अलावा जैसे कि आपकी एक्यूरेसी के बारे में आप बताइए कि आपकी एक्यूरेसी कितनी मेंटेन करवा रहे थे आप गेट के एग्जाम में? एक्यूरेसी अराउंड 80% के। मतलब आप टेस्ट सीरीज में एक्यूरेसी अराउंड 80% था, क्योंकि मैं मतलब 80 नहीं 78 के अक्रॉस, क्योंकि मैं टेस्ट सीरीज में अटेम्प्ट ये सोच करके अटेम्प्ट करता था कि सारा 100 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दूंगा टेस्ट सीरीज में, और मेरे मार्क्स आते थे वही 75 या जो भी 76 के अराउंड। तो मतलब मैंने गेट के एग्जाम में आप सारा अटेम्प्ट करके आए थे या कुछ क्वेश्चन छोड़ के? नहीं, वही मैं बोल रहा था। मैं गेट के एग्जाम में 87 का अटेम्प्ट किया था और मेरे मार्क्स अराउंड 79.33 के अराउंड आ रहे थे, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बाद मतलब जो भी 5-6 मार्क्स का पढ़ना हुआ था वो नॉर्मलाइजेशन के बाद सेशन थोड़ा सा टफ आया था। ओके, तो मींस आपने फिर आपने अपनी एक्यूरेसी को भी मैक्सिमाइज किया वहां पे जाके,
राइट। तो आपको लगा आपके पास टाइम की कमी थी या फिर आपने अपने आप को रोका कि मुझे क्वेश्चंस नहीं करने, क्योंकि स्टूडेंट जो होता है, एस्पिरेंट जो होता है, वो आखिर में जाते जाते सोचता है यार ये तो कर ही दूं, एक क्वेश्चन से क्या हो रहा है, ये तो कर ही दूं। तो आपने अपने आप को रोका था या फिर आप एकदम सेट कर चुके थे मेरे को वही क्वेश्चन करना है जो मेरे को 100% आता है, ऐसा कुछ था? नहीं, ऐसा नहीं था, क्योंकि मतलब जो 2-3 क्वेश्चन छूट गया था उसको मैं मतलब मेरे पास टाइम बचा था उतना कि जो भी क्वेश्चन नहीं बन पाया है उस पे मैं 1-2 मिनट खर्च कर सकूं हर क्वेश्चन पे। अच्छा। जो भी क्वेश्चन बना था वो मैंने 1 मिनट या 1 मार्क क्वेश्चन तो 1 मिनट के अंदर हो ही जाता है, और 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी 2 मिनट 2.5 मिनट के अराउंड हो जाता है। तो 87 का अटेम्प्ट किया था तो 4-5 क्वेश्चन थे जो अटेम्प्ट नहीं हुए थे, तो उतना टाइम लास्ट में बचा था ताकि उनमें स्पेंड कर दिया जाए, लेकिन फिर भी वो क्वेश्चन नहीं हो पाए। ओके, अच्छा। तो मतलब आपने ये मतलब आपने खुद से ये नहीं सोचा था कि मैं कितने क्वेश्चन करने वाला हूँ एग्जाम से पहले, कि इतने छोड़ने वाला हूँ, ऐसा कुछ माइंड में था आपके? नहीं, मैं सोचा था कि 100 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा, बट मतलब वही 4-5 क्वेश्चन रह गए थे जो बहुत ज्यादा टाइम देने के बाद भी वो नहीं बन पाए, इसलिए मैं सोचा था कि इस बार भी चलो उतना अच्छा मार्क्स आएगा नहीं। ओके 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 ओके। तो कुछ और चीज आपने रियलाइज करी हो कि गेट एग्जाम में एक एस्पिरेंट के पास है ये चीज होना चाहिए, ये चीज उसको सोचनी चाहिए, ऐसा कुछ आप बता सकते हैं हमारे व्यूअर्स को? अगर कॉन्सेप्ट अच्छा है और अगर प्रैक्टिस अच्छा है तो वो मतलब क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो या तो कॉन्सेप्ट में गड़बड़ है, सॉल्व कर रहे हैं, या फिर प्रैक्टिस में थोड़ा सा फॉल कर रहे हैं। अगर कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस में वर्क किया जाए तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा गेट में अंडर 100 रैंक लाने। तो मतलब इट डजंट मैटर कि आप कोचिंग कर रहे हैं, इट डजंट मैटर आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, इट डजंट मैटर आपका कितना फाइनेंशियल स्ट्रांग है, इट डजंट मैटर कि आपके रूम में फैन है, इट डजंट मैटर कि आप कंपनी में काम कर रहे हैं, इट डजंट मैटर कि आपको खाना खुद बनाना पड़ रहा है। तो ये चीजें मायने नहीं रखती हैं? नहीं, कुछ भी नहीं मायने रखती है। क्योंकि मैंने क्या देखा है ना, कोचिंग क्या होता है, वो लोग क्वेश्चन सॉल्व करना तो बता देते हैं, लेकिन अगर उस क्वेश्चन को डिफरेंट तरीके से अगर फ्रेम किया जाए तो हो सकता है कि वो लोग सॉल्व नहीं कर पाए, क्योंकि उसमें अंडरस्टैंडिंग का रिक्वायरमेंट है, कॉन्सेप्ट का रिक्वायरमेंट है, उसके लिए समय चाहिए। कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस इज बेस्ट। ओके ओके। तो इससे ज्यादा मोटिवेशंस नहीं मिल सकता कहीं से भी। मैंने काफी स्टोरी मैंने भी कुछ सुनी है, काफी देखी है, बट इतना नहीं इतना मतलब इतना चीजें करना बहुत ही मतलब बड़ी बात है, और मैं लिटरली बहुत इंस्पायर हूँ मितुल आपसे। ठीक है, मैं आपको मतलब सच में सैल्यूट करना चाहता हूँ कि इतना आपने किया और ये सब इस तरीके से किया जो आपने एक एक चीज बताई, बहुत ही इंस्पिरेशनल है। राइट। तो अब मैं अपने मीटिंग के एंड की तरफ जाता हूं, तो मैं आपसे जाते जाते कुछ टिप्स, कुछ स्ट्रेटजीज, कुछ मोटिवेशंस, कुछ अलग से कुछ आप बताना चाहें हमारे व्यूअर्स को तो प्लीज बताइए। अगर गेट एस्पिरेंट्स के लिए अगर मैं कुछ कहना चाहूँ तो ये होगा कि आप जो भी आपके पास रिसोर्सेस अवेलेबल है फ्रीली अवेलेबल है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इतना भी डेडिकेशन के साथ, डिसिप्लिन के साथ अगर आप फॉलो करते हैं विथ कॉन्सेप्ट्स, तो आपका सिलेक्शन होगा ही होगा, भले 1-2 साल लग जाए। ओके, तो बहुत रिसोर्सेस विथ प्रॉपर स्ट्रेटजी इज द की। ओके ओके, तो ये सब बातें थी, और चलते चलते मैं बोलूंगा आपसे कि ये तो होने वाला है कि आपका बहुत आप अचीव करने वाले हैं लाइफ में। आप जैसे अभी इंटरव्यू कॉल्स आ रहे हैं और भी आएंगे आगे, आप इंटरव्यूज दें और अच्छे से आप अचीव कर पाए। और मैं बिल्कुल आपको विशेष ऑल द बेस्ट विशेष देना चाहता हूँ और इस प्लेटफॉर्म को थ्रू, और आपको मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आपने अच्छा समय दिया और इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई। तो पहले तो मैं आपको थैंक्स बोलना चाहता हूँ और फिर आपको मैं ऑल द बेस्ट बोलना चाहता हूँ। राइट, वेलकम भैया। ओके, सो मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं, अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो लिटरली मैं जानता हूँ आप इस चीज से बहुत ही कुछ सीखा होगा इस वीडियो मीटिंग से। और ये बोलना चाहूंगा, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि मैं और वीडियोस ला सकूं। अगेन आई थैंक यू टू यू मिथुन, थैंक यू सो मच। राइट, थैंक यू भैया। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।